जय हिंद बच्चों, आज हम आप सभी के मैथ का एक बिल्कुल ही नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब चैप्टर के नेम से ही आपको पता चल रहा होगा कि इस चैप्टर में आपको लीनियर इक्वेशन या रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ना है और हम यह उम्मीद करते हैं कि आपको रैखिक समीकरण के बारे में अच्छे से पता होगा कि आखिर समीकरण क्या होता है। हम आपको क्योंकि पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि एक समीकरण और व्यंजक में क्या अंतर है। बच्चे इन दोनों चीज़ में काफ़ी कंफ्यूज होते हैं और जिन बच्चों को पता नहीं है वो एक बार ज़रा सा ध्यान दे दें, हम दोहरा देते हैं इस चीज़ को, आप अच्छे से समझ लीजिएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्सप्रेशन से। एक्सप्रेशन क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसको आप कहते हैं, वह आखिर होता क्या है तो समझिएगा। फंडामेंटल मैथमेटिकल टूल के साथ यानी जोड़ घटाव गुणा भाग के साथ आपका कांस्टेंट और वेरिएबल टर्म का कॉम्बिनेशन को कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या हम बोले, फंडामेंटल मैथमेटिकल टूल यानी जोड़ घटाव गुणा भाग के साथ कांस्टेंट और वेरिएबल टर्म का कॉम्बिनेशन यानी चर और अचर पदों का कॉम्बिनेशन। जैसे हम लिखेंगे 2x + 3, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जोड़ घटाव गुणा भाग का भी उपयोग हो रहा है और यहाँ पे आपका अचर पद भी है और चर पद भी है, दोनों पद है और सभी चीज़ के साथ इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक इक्वेशन किसको कहते हैं, इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लीजिए। यदि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को किसी भी कांस्टेंट या वेरिएबल टर्म से इक्वेट कर दें तो हम उस पूरे कॉम्बिनेशन को क्या कहेंगे, अलजेब्रिक इक्वेशन। जैसे मान लीजिए ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 2x + 3, यदि हम इक्वल टू 2 या हम इक्वल टू x या y भी लिख दें तो इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम कहेंगे अलजेब्रिक इक्वेशन। उम्मीद करते हैं अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक एक्सप्रेशन और इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, अब हम आते हैं इक्वेशन पे। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल यानी एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या है, तो वैसा समीकरण जिसमें एक चर हो उसको क्या कहेंगे, एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो इसको लिख देते हैं, एन इक्वेशन इन्वॉल्व्स वन वेरिएबल with degree 1 is called linear equation in one variable। अब यहाँ पे आपको मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर विथ डिग्री 1 क्यों लिखें, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं यदि कोई इक्वेशन या एक्सप्रेशन है उसमें यदि डिग्री 1 रहे तो उसको हम कहते हैं लीनियर, यदि डिग्री 2 रहे तो उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक। यह सब चीज़ तो हम पिछले चैप्टर में आपको अच्छे से बता चुके हैं। यानी कोई भी एक्सप्रेशन या इक्वेशन का आपका हाईएस्ट पावर जो होता है उसी को कहते हैं डिग्री, और जिस इक्वेशन या एक्सप्रेशन में डिग्री 1 रहे उसको कहते हैं लीनियर। अब चूंकि यह इक्वेशन है तो डिग्री 1 वाला हो गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि इसमें एक वेरिएबल ही है। अब इसका हिंदी लिख देते हैं, एक ऐसा समीकरण जिसमें सिर्फ एक चर
घात 1 के साथ हो एक चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे 2x + 5 दे देते हैं इजकल टू 2। तो इक्वल टू का साइन आपको देख के पता चल रहा होगा कि ये एक इक्वेशन है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरिएबल टर्म के एगो है, सिर्फ एक चर पद है, वो भी x, और इसमें डिग्री कितना है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे माथे पे 1 है, तो यह लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। तो यह एग्जाम्पल हिंदी इंग्लिश दोनों वाले दे दीजिए। चलिए, अब सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्या होता है, इसका सॉल्यूशन हम किसको कहेंगे, तो समझिएगा अच्छे से। x का वह वैल्यू, अगर यहाँ पे y रहे तो y का वैल्यू, यानी वेरिएबल, आप ऐसे कह सकते हैं वेरिएबल टर्म का वह वैल्यू जो पूरे इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, संतुष्ट करे, इक्वल टू साइन को बराबर, दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर कर दे, वही वेरिएबल वैल्यू को कहते हैं इस पूरे इक्वेशन का सॉल्यूशन। हम क्या बोले, वेरिएबल टर्म का वैसा वैल्यू जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, उस वेरिएबल वैल्यू को कहते हैं इक्वेशन का आपका सॉल्यूशन या रूट। तो उसको लिख लेंगे, पहले इसको मिटाते हैं। यहाँ पे आपका r छूट गया है, देख लीजिएगा, ठीक है। Solution of linear equation. The value of variable in a given equation, नीचे लिखते हैं, that satisfy the equation is called, क्या है, solution of linear equation। रैखिक समीकरण का हल। तो लिखेंगे चर पद का वह मान जो दिए हुए रैखिक समीकरण को संतुष्ट करता है, क्या कहलाता है, रैखिक समीकरण का हल कहलाता है। नोट करिए इसको। अब पहले एग्जाम्पल भी आप लिख ही लीजिए, जैसे है आपका 3x + 1 = 0 है। तो x का यहाँ पे ऐसा वैल्यू खोजिए तो जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो
3x को यहाँ रहने देते हैं, 1 को इधर भेज देते हैं, प्लस है तो इधर जाएगा माइनस होगा, आपको ये सब बात पता होगा। अब x यहाँ पे देखिए x में 3 गुना में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो x बराबर मेरा क्या आ गया, -1/3। तो इस पूरे इक्वेशन का हम क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन क्या है, -1/3, क्योंकि -1/3 एक x का ऐसा वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। यहाँ पे -1/3 आप रखिएगा तो इक्वल टू 0 आपका आ जाएगा। तो एग्जाम्पल भी है, आप लिख लीजिए। अब हम समझेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो आप नेम से ही पता कर सकते हैं और इसका डिफिनेशन भी लिख सकते हैं। लीनियर इक्वेशन है यानी हर हाल में इसका डिग्री क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। अब 2 वेरिएबल है तो इसमें एक वेरिएबल की जगह 2 वेरिएबल लिख देंगे, एगो को x कर देंगे, एगो को y कर देंगे, या आपका इच्छा है आपको एगो को y कहिए, एगो को z कहिए, कुछ भी कर सकते हैं। वेरिएबल तो कुछ भी हो सकता है। तो लिखते हैं linear equation in 2 variable. The equation involves 2 variable से x and y the equation involves 2 variable say x and y with degree 1 is called लिख दीजिएगा, हिंदी में लिखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। एक ऐसा समीकरण जिसमें दो चर पद रहता, दो चर पद यहाँ पे लिख दीजिए कहा ब्रैकेट में x और y रहता है, जिसमें दो चर पद x और y घात 1 के साथ रहता है। इसमें फिर लिख दीजिएगा दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाता है। यहाँ पे आप दोनों भी लगा सकते हैं, x और y दोनों घात 1 के साथ रहता है। अच्छे से लिख लीजिए। अब देखिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जनरल फॉर्मूला आपको एक लिखा देते हैं कि इस फॉर्म का आपको हमेशा देखने को मिलेगा। तो जनरल फॉर्मूला आपका दोनों एग्जांपल में लिख लीजिएगा, ax प्लस by प्लस c इजकल टू 0। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों वेरिएबल के माथे पे जो पावर है वह एक ही होगा, उससे ज़्यादा मिलने वाला नहीं है क्योंकि यह लीनियर इक्वेशन है। और दो वेरिएबल आप x और y देख सकते हैं और इक्वल का साइन है तो यह इक्वेशन है ही। ठीक है, अब यहाँ पे एक कंडीशन है क्या, तो इस कंडीशन को लिख लेते हैं। पहले इस चीज़ को नोट कर लीजिए, फिर यहाँ पे आप लिखिएगा, डिफिनेशन पहले उतार लीजिए।
तो कंडीशन है आपका वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर एंड ए डज नॉट इक्वल टू 0 और आपका b डज नॉट इक्वल टू 0। इस चीज़ को पहले आप समझिए अच्छे से। आपका यह दो चर वाला रैखिक समीकरण है। यदि आपका a और b 0 हो गया तो क्या यह दो चर वाला रहेगा? अगर यहाँ पे a 0 हो गया तो x वाला टर्म तो ये पूरा गायब हो जाएगा, तब तो सिर्फ यहाँ पे एक चर बचेगा। तो यह लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बचेगा ही नहीं, वन वेरिएबल में बचेगा। इसलिए इस पूरे इक्वेशन में एक कंडीशन अप्लाई रहता है कि आपका a और b जो है वह 0 नहीं होना चाहिए, यानी जो आपका चर वाला पद का गुणांक है वह 0 नहीं हो। दूसरा कंडीशन क्या है? ए बी और सी, आपका यहाँ पे जितना भी गुणांक और कांस्टेंट टर्म जो भी आपको मिलेगा वह सभी का सभी आपका वास्तविक संख्या होगा, क्योंकि हम जब भी मैथ पढ़ते हैं उसमें वास्तविक संख्या से ही अधिकतम डील करते हैं। हम जितना भी अपने दैनिक जीवन में देखते हैं वह वास्तविक संख्या ही रहता है। आप जो भी पढ़े हैं वह वास्तविक ही पढ़ रहे हैं। आपका एगो इमेजिनरी नंबर भी आपको देखने को मिलेगा 11 में, वो बात का बात है, लेकिन अभी आपको जितना भी पढ़ना है 10 क्लास में सिर्फ वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर पे फोकस करना है। अब सॉल्यूशन इसका क्या कहेंगे? इसमें तो हम चूंकि देख रहे हैं के गो है आपका वेरिएबल टर्म। आप एक चर वाले में क्या पढ़े थे? जो वेरिएबल टर्म का वैसा वैल्यू जो पूरे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे उसी को कहते हैं उस इक्वेशन का सॉल्यूशन। अब देखिए इस वाले समीकरण में चूंकि इसमें चर पद कितना है? 2 पद है, वेरिएबल टर्म कितना है? 2 गो है। तो इसमें सॉल्यूशन क्या होगा? तो वेरिएबल टर्म्स का वैसा वैल्यू यानी x और y दोनों का वैसा वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, कह देंगे इस पूरे इक्वेशन का सॉल्यूशन। जैसे एग्जाम्पल आप ले लीजिए, आप डेफिनेशन वही चीज़ है तो वही चीज़ लिख दीजिएगा, खाली वहाँ पे x एंड y लिख दीजिएगा एग्जाम्पल, नहीं तो लिखा ही देते हैं आपको। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 मिनट रुके तुरंत हो जाएगा वेरिएबल। तो लिखेंगे द वैल्यू, द पेयर लिखे, द पेयर ऑफ वैल्यू ऑफ x and y those satisfy the given equation are called, इज लगाइए क्योंकि पेयर लगा दिए हैं, इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ linear equation in 2 वेरिएबल। हिंदी में लिखेंगे x और y के मानों का वैसा युग्म जो दिए हुए समीकरण को संतुष्ट करता है। फिर लिख दीजिएगा डॉट डॉट डॉट, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का हल कहलाता है। यहाँ पे हेडिंग दे दीजिएगा हिंदी वाले, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का हल। अब जैसे एग्जाम्पल आप ले लीजिए,
3x प्लस वाई इजकल टू क्या है आपका 4 है। तो इसमें x और y, यह देख सकते हैं आप, दो चर वाला रैखिक समीकरण है। तो इसमें x और y का वैसा वैल्यू सोचिए जो इस इक्वेशन को क्या करता हो, सेटिस्फाई करता हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं x का वैल्यू यदि 1 रखें और y का वैल्यू भी अगर 1 रखेंगे तो यह क्या कर देगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। यानी x और y का आपका पेयर क्या हो गया, वैल्यू का पेयर क्या हो जाएगा, 1 1। तो 1 1 एक ऐसा वैल्यू है x और y का जो इस समीकरण में रखने पे आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आप यहाँ पे रखिए तो 3 गुने 1 प्लस 1 इजकल टू 4, 4 इजकल टू 4। आप देख सकते हैं यहाँ x और y का वह वैल्यू जो इस पूरे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसी कारण से इसका इस वैल्यू को क्या कहेंगे, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। चलिए अब हम पढ़ेंगे आखिर दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ कैसे बनाया जाता है। हेडिंग मेरे साथ दे दीजिए। मेथड टू राइट एंड draw the graph of linear equation in two variable। हिंदी वाले लिखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण को लिखना तथा इसके ग्राफ तथा इसका ग्राफ बनाने का तरीका। समझिएगा अच्छे से, हम क्या पढ़ रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब रैखिक समीकरण का ग्राफ कैसा होता है आपको बता चुके हैं बहुत बार। एक स्ट्रेट लाइन होता है, एक सरल रेखा होता है। तो यह मान लीजिए कोई भी इक्वेशन आपको दे देंगे, उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आ गया। तो मेरे तरफ से एक बात को आप नोट कर लीजिए दिमाग में, यह जो आपका ग्राफ आएगा, इस ग्राफ लाइन का जितना भी पॉइंट होगा ना, उसका एक्स वाई का जो कोऑर्डिनेट का वैल्यू होगा वही इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। क्या हम बोले अच्छे से समझिएगा। हम जो यह इक्वेशन का ग्राफ खींचेंगे, उस ग्राफ का प्रत्येक पॉइंट क्या होगा, इस रैखिक समीकरण का सॉल्यूशन होगा। अब प्रत्येक पॉइंट सॉल्यूशन कैसे हो सकता है, तो हम जानते हैं ग्राफ में प्रत्येक पॉइंट दो कोऑर्डिनेट अपने अंदर रखता है, एक एक्स कोऑर्डिनेट एक वाई कोऑर्डिनेट। तो वही एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या होगा, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो पहले लिख लेते हैं और इसको हम एग्जाम्पल के साथ आपको अच्छे से बताते हैं। एक मिनट रुक जाइए। चलिए, द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन two variable is represented by a straight line and the value of
each point of line are solution of and the value of each point of line are solution of given equation। हिंदी वाले लिख लीजिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण को, दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ एक सरल रेखा होता है और इस रेखा का प्रत्येक बिंदु समीकरण का हल होता है। आप अच्छे से समझ सकते हैं, प्रत्येक बिंदु नहीं, प्रत्येक बिंदु का कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक। आपको हो इच्छा तो वह भी लिख सकते हैं, नहीं तो ये भी एकदम सही है, इसको नोट करिए। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, x + y = 3। यह एक दो चर वाला रैखिक समीकरण है, एकदम सरल हम ले लिए हैं, इसको अच्छे से देखिएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। इस समीकरण का आपको ग्राफ बनाने के लिए एक बॉक्स बनाना होगा। अच्छे से सीख लीजिए कैसे ग्राफ बनाया जाता है। तो एक हम बॉक्स बना दिए और इस बॉक्स में लिखिए x और y, और कम से कम x और y का आपको दो वैल्यू निकालना है इस इक्वेशन की मदद से, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो। तो चलिए हम रखते जाते हैं वैल्यू को, और यहाँ पे सबसे पहले आप इक्वेशन को कर दीजिए y = 3 - x। कोई भी आपका समीकरण हो उसमें सबसे पहले आपको y को अकेला कर देना है एक साइड, अब बाकी जो आपका व्यंजक है उसको दूसरे साइड लेते आना है, और उसके बाद आपको x और y का आपको x का वैल्यू अपने मन से पुट करना है और देखना है उस x के वैल्यू पे y का वैल्यू क्या सेटिस्फाई हो रहा है, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता होगा। तो x का वैल्यू हम अपने मन से रख दिए 0। याद रखिएगा, x का जो वैल्यू है वह रखना है अपने मन से, और उस वैल्यू पे y का वैल्यू आपको अपने आप आ जाएगा। आपको इच्छा है तो y का वैल्यू रखिए अपने मन से, और उसके अनुसार आपका x का वैल्यू भी अपने आप आ जाएगा। तो हम रख रहे हैं x का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे तो इक्वेशन में मेरा y क्या आ जाएगा, y आ जाएगा आपका 3। आप देख सकते हैं x 0 आएगा तो y क्या हो जाएगा 3। ठीक है, अब x का वैल्यू हम रखते हैं 1, तो 1 रखने पे हम देख रहे हैं मेरा y का वैल्यू क्या आ रहा है 2। कम से कम इस तरह आपको 2 बार करना है, यानी 2 को आपको x और y का वैल्यू निकाल लेना है। उसके बाद अब हम बनाएंगे ग्राफ। चलिए देखिए, माइनस वाला तो है नहीं इसमें। अब x का वैल्यू 0 पे देखिए तो y मेरा क्या दे रहा है 3, तो x 0 और y मेरा 3, तो कहाँ पे आ गया x 0 और y 3।
यहाँ पे एक पॉइंट आ गया, ठीक है, इस पॉइंट को हम घेर देते हैं। दूसरा देखिए मेरा x का वैल्यू 1 पे मेरा y क्या दे रहा है 2, तो x का वैल्यू देखिए ये 1 और y का वैल्यू इस पे क्या आ रहा है मेरा 2, तो यहाँ पे आ गया कुछ आपका। अब यह जो 2 पॉइंट मिला इसको फ्री हैंड से मिला दीजिए, तो इसको मिलाएंगे तो हम जानते हैं एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, इसको आगे बढ़ा दीजिए। अब यह जो रेखा गया यही है इस समीकरण का ग्राफ, तो इसमें हम लिख देंगे x प्लस वाई इजकल टू 3 का ये ग्राफ है। अब समझिएगा अच्छे से, आखिर हम इस ग्राफ का निर्माण किए किस प्रकार, तो x और y का वैल्यू रख के, यानी x का और y का, पहले हम x का अपने मन से वैल्यू सोचे और उसके अनुसार y का वैल्यू आ गया। अब देखिए यह जो x और y के वैल्यू का जो कॉम्बिनेशन है या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं, हाँ करता है। तो हम देख लिए यह जो बिंदु है यह क्या कर रहा है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, x प्लस वाई इक्वल टू 3 को सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसका दूसरा बिंदु देखिए यह क्या है 1 2, अब 1 2 वाला निर्देशांक कौन है मेरा, ये है 1 2 और ये मेरा क्या है 0 3। अब देखिए इस वैल्यू का, इस बिंदु का जो निर्देशांक है वह इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, हाँ कर रहा है, क्योंकि हम उसी बिंदु से तो इसका निर्माण किए हैं। तो यह जो आप इसको मिलाए ना फ्री हैंड से, तो इसके बीच में जितना बिंदु आपका आता है वह सारा का सारा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि वही सेटिस्फाई करने वाला बिंदु से ही तो हम इस ग्राफ को बनाए हैं। जब हम उसी से बनेबे किए हैं तो मेरा वो सेटिस्फाई करबे करेगा, ये बात वाजिब सा है। अब आपको इच्छा है तो आप और बढ़ाइए, और जो आप बढ़ाइएगा वैल्यू पुट करते जाइएगा, वह अगला पॉइंट आते जाएगा आपका। अब तो आप सोचिएगा सर यहाँ वाला वैल्यू सेटिस्फाई किया, बिंदु सेटिस्फाई किया, यहाँ वाला बिंदु सेटिस्फाई किया, आखिर ये बीच वाला हम कैसे जाने कि कर रहा है। तो आपको इच्छा है तो यहाँ पे लिखिए x का वैल्यू सोचिए 0.00001, इस तरह करके सोचिए और उसके अनुसार y का वैल्यू निकालिए, तब पक्का आपका यहाँ पे आ ही जाएगा बिंदु दूसरा। फिर उसके बाद एकदम छोटा छोटा आप आगे बढ़ाते जाइएगा, आपका एकदम लगातार कंटिन्यूस बिंदु मिलता जाएगा। अब चूंकि हम उतना जटिल नहीं कर सकते हैं तो सिंपली हम एक बार 0 मान लेते हैं और दूसरे बार 1 मान लेते हैं, और फिर उसके बाद जो आया उसको फ्री हैंड से मिला दीजिए, तो हम समझ गए यह रेखा का प्रत्येक पॉइंट का जो निर्देशांक होगा वह इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब उम्मीद करते हैं आप ग्राफ बनाने अच्छे से सीख गए होंगे। तो फिर से मैं एक बार रिवाइज कर देते हैं आपको। सबसे पहले आपका जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको लिख लीजिए, इक्वेशन के बाद आप y को एक साइड कर दीजिए, y को एक साइड करके बाकी जो मेरा एक्सप्रेशन है उसको दूसरे साइड कर दिए, तो y इक्वल टू मेरा क्या आ गया 3 - x। फिर एक बॉक्स बनाइए, अब बॉक्स में लिखिए x और y, फिर उसके बाद x का मान आप अपने मन से कोई भी पुट कर दीजिए इसमें, और इसमें पुट करने के बाद, इसमें पुट करने का अर्थ है आपको समीकरण में पुट करना है। अब x का वैल्यू 0 रखें तो 0 पे देखिए ये वाला मेरा क्या दे रहा है y का वैल्यू, तो 0 पे मेरा y का वैल्यू दे रहा है 3। फिर उसके बाद आप एक अगला नंबर सोचिए, तो x का वैल्यू 1 सोचिए, तो 1 के अनुसार मेरा दिया 2। अब बच्चे के मन में सवाल होगा सर आप 1 0 क्यों सोच रहे हैं, बड़ा नंबर क्यों नहीं सोच रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सोचिए ना, आप यहाँ पे 50 सोच लीजिए x का वैल्यू, हमको कोई आपत्ति नहीं, उसी के हिसाब से 50 के हिसाब से यहाँ पे आपका y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 50 में 3 में 50 के आपका आ गया -47। तो उससे क्या होगा, आपको ग्राफ ज़्यादा बड़ा आंकड़ा लेना, डाटा ज़्यादा बड़ा लेना पड़ जाएगा। आप 50 नीचे बार जाइएगा तब वहाँ पे पॉइंट खोजिएगा, और 1 0 लेने से क्या हुआ, मेरा नज़दीक में बन गया, ग्राफ छोटा जगह पे बन गया, आसानी हो गया। तो सुविधा के लिए हम छोटा वैल्यू रखते हैं, आपका इच्छा अगर है तो आप बड़ा से बड़ा वैल्यू रखिए, अगर आपके पास ग्राफ पेपर बड़ा है तो। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हमारा टॉपिक है दूसरा नंबर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। दो चर वाले
रैखिक समीकरण युग। चलिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण आपको पता है, उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू 0। अब आपका क्या आ गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दो चर वाले रैखिक समीकरण अब आपको एक गो नहीं मिलेगा, अब आपको दो गो हमेशा आएगा। जब भी समीकरण अब आपको मिलेगा जोड़ा में आएगा, आपको अकेला नहीं आएगा। तो पहले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण का फॉर्मूला बताइए जनरल क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू 0। अब चूंकि ये जोड़ा में है तो एक और होगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू 0। अरे ये तो एक ही लिखा गया, क्या दोनों समीकरण जब भी मिलेगा एक ही मिलेगा क्या, एक जैसा ही मिलेगा क्या? नहीं, आपको अलग भी मिल सकता है। इसी कारण से जनरल रूप में दर्शाने के लिए हम प्रयोग करते हैं a1 b1 c1 और एगो को प्रयोग करते हैं a2 b2 c2, यानी कोफिशिएंट और कांस्टेंट में हम 1 2 का प्रयोग करके दोनों को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। क्या एक जैसा दोनों नहीं हो सकता है? हाँ, कंडीशन में आपको मिल सकता है कि आपका दोनों समीकरण क्या रहे, एक ही जैसा रहे, सेम टू सेम रहे, वो हो सकता है, लेकिन अलग अलग भी हो सकता है। इसी कारण से जनरल रूप में दर्शाने के लिए हम 1 2 का प्रयोग कर दिए। हो सकता है a1 इजकल टू a2 आपको दे दे, यानी और b1 इजकल टू b2 दे दे, c1 इजकल टू c2 दे दे, यानी दोनों समीकरण क्या है, एक ही है। ठीक है, अब एक बात आप बताइए, दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल क्या होता है, x और y का वैसा वैल्यू जो उस रैखिक समीकरण को संतुष्ट करे। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी चूंकि ये क्या आ रहा है, रैखिक समीकरण दो चर वाला पेयर में आ रहा है, साथ ही आ रहा है। ये जब भी आएगा साथ ही आएगा, इसको खाना दीजिएगा तो दोनों को देना होगा, एगो को नहीं। तो अब हम कोई कह देगा कि इस दोनों समीकरण का हल क्या होगा, तो हल आप कैसे निकालेंगे, तो हम फिर से कहेंगे x और y का वैसा वैल्यू जो इस दोनों समीकरण को संतुष्ट करे। अच्छे से समझिएगा, वेरिएबल टर्म्स का वह वैल्यू जो इस दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या आ रहा है, साथ में आ रहा है, पेयर होके आ रहा है। अब इसका हम इन दोनों का हल बोलेंगे निकालने, तो हमको x और y का ऐसा वैल्यू खोजना होगा जो इन दोनों को सेटिस्फाई करता हो, यानी x का और y का वैसा वैल्यू जो इसमें पुट आप करिए तो इक्वल टू 0 आ जाएगा, और इस वाले इक्वेशन में भी पुट करिएगा तो इक्वल टू 0 आ जाएगा। और इसके बाद हम सीखेंगे कि इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, इसका हल कैसे निकाला जाता है। इसका बहुत सारा विधि है जो अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। अभी इसमें कंडीशन लिख देते हैं, वेयर a1 b1 c1 a2 b2 c2 are real number and a1 square plus b1 square इक्वल डज नॉट इक्वल टू 0, और आपका एगो क्या है, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0। चूँकि दो समीकरण है तो दोनों के लिए कंडीशन लिख दिए। हिंदी वाले लिख लीजिएगा, वेयर का जहाँ एंड का, और आपका यहाँ पे आर का होगा, है होता है आर का हिंदी, और रियल नंबर वास्तविक संख्या। हिंदी वाले ऐसे भी लिख सकते हैं, नोट कर लीजिए इसको। अब हमारा टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी इसका ग्राफीय निरूपण कैसे होगा वो हम देखेंगे। तो हेडिंग देते हैं, लिख दीजिएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल।
अब हम आपको बताए हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण या रैखिक समीकरण जो है, रैखिक समीकरण का ग्राफ क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है, सरल रेखा होता है। ग्राफ में मान लीजिए एक सरल रेखा एक इक्वेशन का हम बना दिए। अब यहाँ पे क्या है, पेयर है इक्वेशन का, इस बात को समझना होगा, यानी समीकरण का एक जोड़ा है। तो दूसरा समीकरण का भी तो आपको ग्राफ बनाना होगा। तो हो सकता है दूसरा समीकरण का ग्राफ आपका कुछ यूं प्रकार से चला जाए, यानी एक दूसरे को यह दोनों रेखा क्या करे, इंटरसेक्ट कर जाए। पहला कंडीशन ये आता है। या और संभावनाएं भी हो सकती है क्या, कि एक समीकरण का तो ग्राफ आपका ऐसा चला गया और दूसरा आपका ग्राफ इसी के पैरेलल में चला जाए, यानी इसके समांतर चला जाए। ठीक है, ये कंडीशन भी हो गया। एक कंडीशन आपको और मिल सकता है। और क्या कंडीशन हो सकता है कि दूसरा जो ग्राफ है आपका वो इसी लाइन पे ओवरलैप कर जाए, यानी दोनों लाइन एक ही लाइन पे चला जाए, यानी ओवरलैप कर सकते हैं, कोइंसिडेंट कर सकते हैं, या आपको क्या कर सकते हैं, संपाती कहते हैं हिंदी में इसको। तो हम देखते हैं दोनों जो समीकरण है उसका ग्राफ खींचने पे हमको तीन कंडीशन प्राप्त होता है। पहला क्या, हो ना हो या कहीं ना कहीं पे अगर तिरछा रहा है एक दूसरे तो कहीं ना कहीं पे जाके मिलेगा, आपस में जरूर काटेगा। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि यह दोनों एक दूसरे से पैरेलल रहे, समांतर रहे। और तीसरा कंडीशन क्या होगा, यह दोनों रेखा एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाए। तो उसी कंडीशन को देखेंगे। पहला कंडीशन, द टू लाइन representing a pair of linear equation and two variable will intersect हिंदी में क्या लिखेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को निरूपित करने वाली रेखाओं का युग्म प्रतिच्छेद करेगी। यानी एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। तो इसका ग्राफ बना लेते हैं। यह आपका y एक्सिस है, यह x एक्सिस है। तो हो सकता है आपको ग्राफ कैसा देखने को मिले, एक रेखा आपका ऐसे जाए और एक रेखा आपका ऐसे जाए। यह हो गया आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0। और ये वाला जो आपका रेखा गया यह आपका हो सकता है a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0। ये आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी आपको ऐसे बता दिए। तो मान लीजिए एगो का आपका रेखा ऐसे गया, एगो का रेखा ऐसे गया और यह एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकता है। ठीक, दूसरा कंडीशन देखते हैं। ये आपका ओरिजिन है, तो इसको नोट करिए पहले। अब कंडीशन नंबर 2 देखिए, द टू लाइन रिप्रेजेंटिंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल विल, यहाँ पे नॉट लगा दीजिएगा बस, विल नॉट इंटरसेक्ट। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को निरूपित करने वाले रेखाओं का युग्म प्रतिच्छेद नहीं करेगी। अब प्रतिच्छेद नहीं करेगी, इसका अर्थ क्या है, हम आपको साइंस में भी बता चुके हैं कि समांतर होगा, क्योंकि समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है, अनंत पे भी नहीं।
तो इसीलिए अब चूंकि यह एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, इसका अर्थ क्या होगा, लिख लीजिए, दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर। ये एक दूसरे के समांतर होंगे। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, तो एक रेखा मान लीजिए ऐसे गया और दूसरा रेखा इसी के पैरेलल चला जाएगा। पैरेलल जाने का अर्थ है आप इसको बढ़ाते चल जाइए, आउटपुट नंबर रखते जाइए, बढ़ाते जाइए, ये कहीं मिलवे नहीं करेगा क्योंकि ये पैरेलल है। अब पैरेलल लाइन कभी एक दूसरे से आपस में मिलता ही नहीं है। ठीक है, तीसरा कंडीशन देखिए, विल ओवरलैप या विल कोइंसिडेंट लिखिए। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को निरूपित करने वाले रेखाओं का युग्म समपाती होगी। अब समपाती होने का अर्थ क्या है, ये वाला नीचे वाला मिटा लीजिए। एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन चढ़ जाएगा, दोनों रेखा इसी पे होगा। अब एक छोटा छोटा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, इसको समझ जाइए। यह दोनों रेखा समझ गए, तीसरा कंडीशन में समपाती होगा, तो क्या यह एक दूसरे के पैरेलल होगा? हाँ, दो समपाती अगर रेखाएं हैं तो वह एक दूसरे से पैरेलल यानी समांतर भी होती है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं इस दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री। और दो रेखाओं के बीच का एंगल जब 0 डिग्री होता है तो वह एक दूसरे के पैरेलल माना जाता है। आप देख सकते हैं इन दोनों रेखाओं के बीच एंगल कितना है, 0 डिग्री। और यह दोनों क्या हो गया, एक दूसरे पे ओवरलैप हो गया है। इसको नोट करिए। चलिए अब हम समझ चुके हैं कि जब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दिया रहे तो उसका ग्राफ का क्या क्या स्थिति हो सकता है। चूंकि यह एक रैखिक समीकरण है तो समझ गए इसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। अब सरल रेखा है ग्राफ और दो गो है, दो चर वाला समीकरण के गो है, 2 गो है, तो 2 गो तो हो सकता है कि पहला का आपका स्ट्रेट लाइन दूसरे स्ट्रेट लाइन से इंटरसेक्ट कर जाए, कहीं एक जगह पे प्रतिच्छेद कर जाएगा। दूसरा आपका हो सकता है स्थिति कि पहला इक्वेशन का ग्राफ दूसरे इक्वेशन के ग्राफ के पैरेलल हो जाए, समांतर हो जाएगा। और तीसरा कंडीशन आपका हो सकता है पहला इक्वेशन का ग्राफ दूसरे इक्वेशन पे ओवरलैप कर जाए या समपाती हो जाए। ठीक, अब हम आपको यह बताए थे यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दिया रहे यानी जोड़ा में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल रहे तब उसका सॉल्यूशन क्या होता है। यदि दोनों इक्वेशन जो है आपका x और y के टर्म में वेरिएबल दिया है तब उसका सॉल्यूशन क्या होगा, x और y का वैसा वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे यानी संतुष्ट करे। ठीक है, अब ग्राफ के रूप में हम क्या समझते हैं हल के बारे में, तो कोई भी इक्वेशन का ग्राफ जिस पॉइंट से होते हुए जाता है वही पॉइंट का कोऑर्डिनेट उस इक्वेशन का सॉल्यूशन को बताता है। यह बात हम आपको अच्छे से भी बता चुके हैं। तो अब सवाल आता है कि जब इक्वेशन 2 गो आ जाए यानी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल 2 गो आ जाए, पेयर में आ जाए, तब उसका सॉल्यूशन ग्राफ के रूप में कैसे हम समझेंगे। सपोज करिए पहला का लाइन गया ऐसे और दूसरे का लाइन चल गया ऐसे, तब अब हम कैसे जानेंगे। हम जानते हैं यह जो इक्वेशन है इसका प्रत्येक पॉइंट क्या करता है, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन को बताता है, और यह जो रेखा है इसका प्रत्येक पॉइंट इस इक्वेशन के सॉल्यूशन को बताता है। लेकिन हमको क्या चाहिए,
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन, यानी दोनों जो समीकरण है इन दोनों का हल चाहिए। हम कहेंगे जोड़ा का हल बताना है, एगो का नहीं। तो अब बताइए एक ऐसा पॉइंट खोजिए जो दोनों लाइन को सेटिस्फाई करता हो। तो वह पॉइंट है यहाँ पे, जहाँ पे यह इंटरसेक्ट कर रहा है। यह एक ऐसा कॉमन पॉइंट है जो इस वाले इक्वेशन के सॉल्यूशन को भी सेटिस्फाई करता है और इस वाले इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है। तो हम कह सकते हैं कि जब एक समीकरण का जो ग्राफ है और दूसरे समीकरण का ग्राफ जहाँ पर इंटरसेक्ट करता है वहीं पे उसका सॉल्यूशन होता है। इस प्रकार अब आप दिमाग लगा के समझ सकते हैं कि जब रेखा एक दूसरे पर एक जगह प्रतिच्छेद करे तो कहेंगे यह जो दोनों समीकरण का जोड़ा है इसका कितना हल होगा, तो एक हल होगा, क्योंकि एक ऐसा यहाँ पर ही एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर यह एक दूसरे पे कॉमन आ रहा है, यानी यह पॉइंट इस रेखा पर भी है, इस रेखा पर भी है। अब एक बात बताइएगा, दूसरा स्थिति जब होता है कि एक रेखा दूसरे रेखा के पैरेलल हो जाए, यानी पहला इक्वेशन का ग्राफ दूसरे इक्वेशन के ग्राफ के पैरेलल हो जाए, तो बताइए क्या यहाँ पे कहीं पे पहला इक्वेशन का पॉइंट दूसरे इक्वेशन का पॉइंट कॉमन मिल रहा है? नहीं। हम जानते हैं पैरेलल लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है। इससे हमको क्या पता चला कि जब हम ग्राफ अगर बनाएंगे, यदि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का पेयर दिया रहे और जब हम ग्राफ बनाएं वह एक दूसरे के समांतर आ जाए तो हम समझ जाएंगे उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं यह दोनों लाइन कहीं पे कटने वाला है ही नहीं। जब कटेगा ही नहीं तो वह कॉमन पॉइंट आपको मिलेगा कैसे, जो दोनों लाइन को सेटिस्फाई करे। अब तीसरा कंडीशन पे जरा गौर करिए। तीसरा कंडीशन क्या बताए थे? एक रेखा दूसरे रेखा पर संपाती हो जाए, यानी ओवरलैप कर जाए। अब यहाँ पे बताइए कितना आपका पॉइंट ऐसा है जो कॉमन मिल रहा है, जो दोनों लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है? तो वह अनंत पॉइंट है, इन्फिनाइट पॉइंट है। यहाँ पे देखिए जितना पॉइंट है सभी दोनों लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम इस प्रकार से क्या जाने, यदि हमको दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दिया रहे और वह दोनों एक, और उसका ग्राफ खींचने पर वह दोनों एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो हम समझ जाएंगे कि वह समीकरण युग्म का एक हल है। और यदि उनका ग्राफ एक दूसरे के समांतर हो जाए तो समझ जाएंगे उसका कोई हल नहीं है। और यदि उसका ग्राफ एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएगा तो समझ जाएंगे उसका अनेक हल है, बहुत सॉल्यूशन है। ठीक है, अब हम किताब के जरा क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, अफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। अच्छे से समझिएगा, अफ्ताब अपनी पुत्री को क्या कह रहा है? 7 वर्ष पूर्व। 7 वर्ष पूर्व का अर्थ क्या है? 2 साल पहले के 7 वर्ष पूर्व क्या, या 2 साल बाद के 7 वर्ष पूर्व क्या? नहीं, अभी जो वो बात कर रहा है, इस बात करने के दौरान, यानी जो उसका वर्तमान चल रहा है, यानी वह अपने वर्तमान उम्र के 7 वर्ष पहले की बात कर रहा है कि उस समय जो अफ्ताब का उम्र था वह अपनी पुत्री के उम्र के 7 गुना ज़्यादा था। यानी 7 साल पहले का बात ये बता रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब फिर उसके बाद वह बोलता है 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना आयु का रह जाऊंगा, यानी अभी का उसका जो वर्तमान उम्र है उससे 3 वर्ष बाद वह अपनी पुत्री के उम्र के 3 गुना रह जाएगा, 3 गुना उम्र के रह जाएगा। तो इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले जो चीज़ रेफरेंस ले रहा है उस चीज़ को हम मान लेंगे x और y, और उसके बाद हम जो क्वेश्चन कर रहा है उसको हम इक्वेशन के रूप में बदलेंगे, फिर उसके बाद हम उसको ग्राफ देखेंगे। तो सबसे पहले हम अफ्ताब का और उसका पुत्री का वर्तमान उम्र पता कर लेते हैं कि उसका वर्तमान उम्र क्या है। उसके बाद हम देखेंगे 7 वर्ष पूर्व उसका उम्र क्या था और 3 साल बाद उसका उम्र क्या था। तो हम लिखेंगे लेट, यह आपका क्वेश्चन नंबर 1 है 3.1 का, लेट अफ्ताब्स प्रेजेंट एज बी X ईयर एंड हिज डॉटर, पोस्ट ऑफ एस दे दीजिएगा, हिज डॉटर्स
एज भी y ईयर्स। माना कि अफ्ताब का की दीजिए वर्तमान उम्र x वर्ष तथा उसकी पुत्री की वर्तमान उम्र y वर्ष है। एज्यूम कर लीजिए उसका प्रेजेंट में एज चल रहा है। अब इसके बाद हम देखते हैं हमको आगे क्या करना है। क्वेश्चन क्या कहता है, 7 वर्ष पूर्व। अब सपोज करिए अभी आपका वर्तमान उम्र चल रहा है 20 वर्ष, तो 7 साल पहले आपका क्या उम्र होगा, 20 - 7 यानी 13 वर्ष। तो अफ्ताब का अभी प्रेजेंट में एज कितना चल रहा है, x ईयर। तो 20 वर्ष पहले क्या उसका चलेगा, माफ कीजिएगा 7 वर्ष पहले उसका क्या चलेगा। तो पहले लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार x - 7, 7 वर्ष पूर्व यह क्या हो गया, अफ्ताब का उम्र हम लिख दिए। अब बताइए उसका बेटी का 7 वर्ष पूर्व क्या उम्र होगा। अभी है प्रेजेंट में y वर्ष, तो 7 साल पहले उसका क्या होगा, y - 7। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। अब देखिए हम 7 साल पहले की दुनिया में चले गए हैं, जहाँ पर अफ्ताब का उम्र क्या है, x - 7 ईयर, और उसकी पुत्री का उम्र क्या है, y - 7 ईयर। अब अफ्ताब क्या कहता है, 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी अफ्ताब का जो 7 साल पहले का एज है वह उस समय की अपनी पुत्री का एज का 7 गुना था। यानी यह वाला जो टर्म है इससे 7 गुना है। इसका अर्थ क्या हुआ, अगर हम ये दोनों टर्म को अगर इक्वेट करना चाहते हैं, अगर इक्वल टू का साइन लगाना चाहते हैं, तो इधर हमको 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। काहे कि यह वाला टर्म इससे 7 गुना ज़्यादा है। अब 7 गुना ज़्यादा है तो इसको भी उसके बराबर लाने के लिए हमको इधर 7 से गुना करना होगा। इसलिए इक्वल टू का साइन लगाने के साथ हम यहाँ पे 7 से अपने मन से गुना कर दिए। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। x - 7 इक्वल टू 7y - 49 हो जाएगा। और आप वेरिएबल वाले टर्म को एक साइड लेते आइए, तो 7y - x इक्वल टू 49 आपका इधर चल जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 42। यह हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। जैसा जैसा क्वेश्चन में कहा जा रहा था हम वैसा वैसा इक्वेशन बना दिए। अब आगे क्या करता है फिर से देखिए। अगेन हिंदी वाले लिखेंगे पुनः, तो 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब हम 3 साल बाद की दुनिया में जाने वाले हैं, तो अफ्ताब का 3 वर्ष बाद उम्र क्या होगा। अभी आपका उम्र है मान लीजिए 20 वर्ष, तो 3 वर्ष बाद आपका होगा 23 साल। तो उसी प्रकार अफ्ताब का यदि उम्र है x वर्ष, अभी का प्रेजेंट जो उसका एज चल रहा है x वर्ष है, तो 3 वर्ष उसका क्या हो जाएगा, x + 3। अब उसका बेटी का हम देखेंगे 3 साल बाद कितना उम्र होगा, तो y + 3। तो अफ्ताब अब क्या कर रहा है, 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यानी अफ्ताब का जो एज है वो 3 साल बाद अपनी बेटी के एज के 3 गुनी हो जाएगा। तो यानी अगर इन दोनों टर्म को हम फिर से इक्वेट करना चाहते हैं तो इधर वाले टर्म में हमको 3 से गुना करना होगा। क्यों, क्योंकि ये वाला टर्म ये वाले y + 3 से 3 गुना ज़्यादा है। अब ये दोनों को बराबर करना है, तो बराबर करने के लिए हमको जो 3 गुना कम है उसमें 3 से गुना करना होगा। अब इसको फिर से सॉल्व करते हैं। x + 3 = 3y + 9। अब वेरिएबल वाले टर्म को एक साइड लाएंगे हम, 3y - x = 9 प्लस है, इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा -6। यह हो गया आपका इक्वेशन सेकंड। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। जैसा क्वेश्चन कर रहा था उसके हिसाब से हम इक्वेशन बना दिए। इस चीज़ को पहले आप नोट कर लीजिए।
तो हम यहाँ पे पहले लिख देते हैं 7y माइनस एक्स इक्वल टू 42, यह है आपका इक्वेशन फर्स्ट, और 3y माइनस एक्स इक्वल टू -6, यह है आपका इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब ये वाला जो चीज़ है इसको मिटा देते हैं, क्योंकि मेन था मेरा कैसे एग्जाम में लिखना है और जो आपका क्वेश्चन कर रहा है उसके अकॉर्डिंग कैसे इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन अब हम बना दिए हैं, जिसको फर्स्ट और सेकंड नेम दे दिए हैं। अब हमको यह इक्वेशन से बनाना है ग्राफ। याद करिए, जब आपको दो चर वाला रैखिक समीकरण दिया जाता था तो उसको अब हम ग्राफ बनाने आपको सिखा चुके हैं। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी जोड़ा दिया हुआ है, तो इसका ग्राफ के को खिंचाएगा, दो को खिंचाएगा, ग्राफ पेपर पर हम जानते हैं। तो सबसे पहले आप इस वाले इक्वेशन पे देखिए, चूंकि 7y माइनस एक्स इक्वल टू 42 यह आपका दिया हुआ है, तो हम आपको क्या बोले थे, ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आप y को एक साइड कर दीजिए, बाकी टर्म को एक साइड कर दीजिए। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 42 माइनस एक्स है तो इधर हो जाएगा प्लस एक्स, अब 7 गुने में है तो इधर हो जाएगा भाग। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। अब साइड में आप एक काम करिए, एक छोटा सा बॉक्स बना दीजिए और उसमें कम से कम 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको बनाना है, जिसमें से आपको x कोऑर्डिनेट अपने मन से रखना है और उसके अकॉर्डिंग हमको देखना है इक्वेशन में पुट करने के बाद y मेरा उस हिसाब से कितना आ रहा है। तो कम से कम हम बोल रहे हैं 2 कोऑर्डिनेट, अगर आपका इच्छा है 2 से ज़्यादा भी बना सकते हैं, लेकिन 2 से काम चल जाएगा। ऊपर लिखेंगे x, नीचे लिखेंगे y। अब इस जगह पे आप x का ऐसा वैल्यू सोचिए जो कट छट के आपका y का वैल्यू इंटीजर ही आ जाए। रखने का आप कुछ भी रख सकते हैं, आप 0.1 भी रख सकते हैं, लेकिन हमको मान वही वाला x का रखना है जिसके अनुसार मेरा जो y का वैल्यू आएगा वह भी इंटीजर आ जाए और हमको ग्राफ पेपर पर वो पॉइंट देने में आसानी हो। तो कन्वेंस के लिए इस जगह पर x का ऐसा वैल्यू सोचिए जो इस इक्वेशन में पुट करने पर y का वैल्यू इंटीजर देते। तो सर हम वैसा ही वैल्यू स्पेसिफिक क्यों सोचे, हम कुछ भी क्यों नहीं सोच सकते, मेरा मन है तो आप आपका करना एकदम सही है, आप कुछ भी x का वैल्यू सोच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि x का वैल्यू को रखने पर और उसके अकॉर्डिंग जो y का मेरा वैल्यू आएगा वह दोनों ग्राफ पेपर पर बनाना आसान है कि नहीं, यानी उसका पोजीशन ग्राफ पेपर पर खोजना आसान है कि नहीं। तो हम कोशिश करते हैं कि x और y का वैल्यू इंटीजर ही आए, पूर्णांक ही आए, ताकि ग्राफ पेपर पर हमको बनाने में आसानी हो जाए। आप मतलब 0.009 सोच लीजिए, उससे क्या होगा, आप ग्राफ पेपर पर यदि बना ही नहीं पाए तो आपका वैल्यू सोचने का क्या फायदा। तो चलिए हम देखते हैं x का क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं 42 प्लस x है बटे 7 है, तो यहाँ पे x का हम ऐसा वैल्यू सोचते हैं जो खुद इंटीजर हो और जो y को भी इंटीजर बना दे। तो हम देख रहे हैं कि x का वैल्यू आप 7 के मल्टीपल में कुछ सोचते हैं तो उसमें से आपका जो x का वैल्यू वो भी इंटीजर आएगा और यह कट छट कर भी इंटीजर ही आएगा। मान लीजिए हम x का वैल्यू सोच लेते हैं 7, तो 7 प्लस 42 क्या हो जाएगा आपका 49, और 49 बटे 7 क्या हो जाएगा आपका 7 ही। तो x का वैल्यू 7 पर y मेरा क्या देगा 7, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब अगला वैल्यू सोचते हैं तो हम 7 का ही मल्टीपल सोचेंगे। क्यों? क्योंकि 7 का मल्टीपल को अगर 7 के मल्टीपल में घटाते हैं तो वह क्या आएगा, 7 का मल्टीपल ही आएगा, और 7 के मल्टीपल से 7 से भाग देंगे तो मेरा क्या आएगा, इंटीजर आएगा, क्योंकि यह पूर्णतः भाग लग जाएगा। यह चीज छोटा छोटा कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना। तो अब हम सोच लेते हैं x का वैल्यू कुछ सोचिए, हम मान लेते हैं -7। -7 पे हम रखने पे हम देखते हैं यहाँ पे क्या आता है 35। अब 35 बटे 7 क्या हो जाएगा आपका 5। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, अब यह आ गया आपका 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट, यानी यह एक ऐसा पॉइंट का xy कोऑर्डिनेट है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और यह भी दूसरा पॉइंट का कोऑर्डिनेट ऐसा है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब हमको ग्राफ पेपर पर इस दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग ग्राफ खींचना है।
आप ग्राफ कॉपी पर स्केल से अच्छे से कर दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 मिनट में ठीक है, ये हो गया ऑरिजिन 0 0 0। अब हम देखते हैं ग्राफ पेपर पर यह कोऑर्डिनेट कहां पर मिलता है। तो x मेरा 7 है और y मेरा 7 है, यानी यह एक ऐसा पॉइंट दे रहा है, यह दोनों x y का पेयर एक ऐसा पॉइंट बता रहा है जिसका x के एक्सिस में डायरेक्शन +7 है और y एक्सिस के डायरेक्शन में +7 है। तो देखिए x 7 मेरा यहाँ पर है और y मेरा 7 यहाँ पर है। तो देखिए ये कहां पर मिलता है दोनों आपस में, तो यहाँ पर कुछ मिल गया। तो यह पॉइंट हो गया आपका 7 7। ठीक, अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे मेरा x -7 है और y मेरा क्या है +5 है। तो x देखते हैं -7 कहाँ पे है, यहाँ पे, और y मेरा क्या है +5, तो +5 और -7 यह मिल गया पॉइंट आपका कुछ यहाँ पर। तो यह क्या हो गया आपका -7 और आपका +5। अब आपको क्या करना है, स्केल से इन दोनों पॉइंट को मिला देना है। देखते हैं, मिलाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सपोज करिए यहाँ पे पॉइंट है। अब यह जो मेरा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हुआ, यह क्या है, यह इस इक्वेशन का ग्राफ है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे आपका 7y - x = 42। इस इक्वेशन की यह जो ग्राफ खींचे हैं, इसका प्रत्येक पॉइंट क्या कर रहा है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब मेरा दूसरा इक्वेशन क्या है, फिर से लिखेंगे, क्योंकि 3y - x = -6। अब हमको y का वैल्यू निकालना है, तो y बराबर मेरा क्या आ जाएगा, x प्लस में आएगा इधर, तो x - 6 बाय, अब 3 गुणे में यहाँ भाग हो जाएगा। ठीक है, तो आ गया मेरा क्या, x - 6/3। अब हम देखते हैं, इसके लिए भी एक बॉक्स बनाते हैं। अब कम से कम हम इसमें भी 2 कोऑर्डिनेट लेंगे। मान कीजिएगा 2 पॉइंट लेंगे जिसका कोऑर्डिनेट देखेंगे x के अकॉर्डिंग y क्या होता है। ठीक है, तो x सोचिए तो अपने मन से आप क्या सोच सकते हैं, तो ऐसा इंटीजर सोचिए जो कट छट के y को भी इंटीजर ही दे दे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 6 क्या है, 3 का मल्टीपल है और यहाँ भाग में 3 है। तो x की यदि हम 3 का मल्टीपल रखें तो 3 का मल्टीपल में 3 का मल्टीपल यदि घटा होगा तो 3 का मल्टीपल ही आएगा। और हो सकता है 0 भी है, वो बात अलग है, और उससे भाग 3 लगेगा, तो कुल मिलाकर आप समझिए इंटीजर ही आएगा। तो हम यहाँ पे x का वैल्यू क्या सोचते हैं, सोचिए। पहला x का वैल्यू रख लेते हैं 6। हम देखें x का वैल्यू 6 रखने में मेरा 6 - 6 0 होता है, 0/3 0 आ जाएगा। तो x का वैल्यू 6 पे मेरा y का वैल्यू क्या, 0। अब सोचिए अगला क्या आप सोच सकते हैं, तो x का वैल्यू आप 3 भी सोच सकते हैं। 3 रखने पे क्या होगा, 3 - 6 हो जाएगा -3 और -3/3 हो जाएगा आपका -1। यानी 3 रखने पे आपका y वैल्यू क्या दे रहा है, 3 - 6 -3 और /3 -1। ठीक है, अब इस पॉइंट को जरा ग्राफ पेपर पर दर्शाते हैं। इसका कोई काम नहीं है, इसको हटा देते हैं। ठीक, तो मेरा x है 6 और y है 0, 6 0, एक पॉइंट तो मिल गया मेरा यहाँ। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है मेरा 3 - 1, 3 और -1, यहाँ पर कुछ 3 हम यहाँ पर लेते हैं, 3 - 1, यानी यह पॉइंट आ गया आपका 6 0 और यह पॉइंट आ गया आपका 3 - 1। अब हम स्केल से इसको मिलाएंगे, इन दोनों पॉइंट को मिलाते हैं।
आप ग्राफ पेपर पर अच्छे से बनाइएगा, आपका बहुत बढ़िया बनेगा। चलिए इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। इस वाले ग्राफ को भी बढ़ाते हैं। यह आपका किस इक्वेशन का ग्राफ हो गया? तो 3y माइनस एक्स इक्वल टू -6। ठीक है, हम देख सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ग्राफ उसका खींचिए, उसका पहले इक्वेशन बनाए फिर इक्वेशन का ग्राफ खींचिए। अब यहाँ पे हमको देखना है सर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, यानी ये जो पेयर ऑफ इक्वेशन है इन दोनों का सॉल्यूशन क्या होगा। तो हम आपको बताए थे वह एक ऐसा पॉइंट जो इस दोनों ग्राफ को सेटिस्फाई करे, यानी कॉमन रहे वह पॉइंट वह इस ग्राफ पर भी हो इस ग्राफ पर भी हो। आप ग्राफ को आसानी से देख सकते हैं, यह दोनों क्या हो रहा है, ग्राफ एक पॉइंट पर जाकर आपस में मिल रहा है। हो सकता है वह पॉइंट थोड़ा दूर में हो लेकिन एक पॉइंट पर जरूर मिलेगा, और वही एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर जिस पॉइंट का x और y का कोऑर्डिनेट इस दोनों पेयर ऑफ इक्वेशन का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो आप ग्राफ पेपर पर, मेरे पास तो जगह नहीं था इसलिए हम आपको छोड़ दिए, आप ग्राफ पेपर पर अच्छे से बनाइएगा। और एक सुविधा के लिए आपको बता रहे हैं, उसका जो छोटा वाला बॉक्स 1 यूनिट वाला इतना बड़ा जो बॉक्स होता है इसमें आप देखेंगे 4 भाग होगा, इस भाग को 1 मानिएगा ताकि आपको ग्राफ में थोड़ा जगह ज्यादा मिले, जिस वजह से आपका यह दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो जाए। तो उम्मीद करते हैं आप ग्राफ को आसानी से बना लेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बैट और 6 गेंदें खरीदी। ठीक है, बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार के 2 गेंदें 1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। अभी भी आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालने नहीं बोल रहा है कि बैट का कीमत कितना है, बॉल का कीमत कितना है बताइए। यह सिर्फ कर रहा है जो हम आपको क्वेश्चन कर रहे हैं उस हिसाब से आप इक्वेशन का निर्माण करिए और वह इक्वेशन का आप ग्राफ खींच दीजिए, बस आपका काम खत्म। तो हम देखते हैं क्वेश्चन कहता क्या है। कोच ने क्या किया, 3 बल्ला खरीदा और फिर क्या खरीदा, 6 गेंदें खरीदा और उसका क्या कितना पड़ा, उसको टोटल पैसा 3900 रुपया। इस चीज को अच्छे से समझिएगा, बच्चे को थोड़ा सा क्वेश्चन से इक्वेशन बनाने में प्रॉब्लम होता है, इसीलिए आप अच्छे से समझ जाइए। तब अब यहाँ पे हम देख सकते हैं इसको इक्वेशन में बनाने के लिए हमको कुछ चीज मिसिंग है। क्या हमको बनाना है इसको 2 चर वाला रैखिक समीकरण। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम 2 वस्तुओं को खरीद रहे हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 बैट खरीदे और 6 गेंद खरीदे, अब पड़ा कितना, 3900। अब यहाँ पे एक बात छोटा सा सोचिएगा, यहाँ पे 3 क्या है, डिजिट है, 6 क्या है, डिजिट है, लेकिन ये 3900 रुपया क्या है, पैसा है। तो ऐसा कभी हो सकता है 3 और 6 में जोड़ घटा गुणा भाग करके कुछ भी आप करके पैसा निकाल सकते हैं? नहीं, डिजिट में डिजिट गुना होगा या जोड़ घटा कुछ भी होगा तो डिजिट ही आएगा। तो यहाँ पे पैसा कैसे आ गया, तो हो न हो यहाँ पे पैसा कुछ छिपा होगा यहाँ पे, यानी पैसा से कुछ गुना हुआ होगा। तो हमको क्या मानना है, एक्स और वाई को पैसे के टर्म में मानना है। अब क्या किसके अनुसार मानेंगे, तो आप बॉल का भी एक्स मान सकते हैं, बैट को भी एक्स मान सकते हैं, आपको जो मानना है आप अपने मन से मान सकते हैं। तो 3 बैट खरीदा तो हम मान लेते हैं एक बैट का कीमत x रुपया है और एक बॉल का कीमत y रुपया है। तब 3 बैट का कीमत क्या हो जाएगा, 3x, और 6 बॉल का कीमत क्या हो जाएगा, 6y। अब इसको अगर जोड़ दें, यानी इतना खर्चा, मतलब बैट में खर्चा और बॉल में खर्चा, दोनों खर्चा को जोड़ देंगे तो टोटल हमको खर्चा कितना पड़ जाएगा, 3900 रुपया। तो यहाँ पे जोड़ का चिन्ह दे देंगे तो 3900 पड़ जाएगा। इस तरह होता है इक्वेशन का निर्माण। चलिए पहले इसको बनाना कैसे है उस चीज को देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द प्राइस ऑफ 1 बैट बी। आपको क्या मानना है, एक्स या वाई? चलिए वाई ही इस बार मान लेते हैं, वाई रुपीज एंड प्राइस ऑफ 1 बॉल बी एक्स रुपीज। यहाँ तो कोई दिक्कत है तो बताइए। हिंदी वाले लिखेंगे माना कि
एक बल्ले की कीमत ₹y है और है को मिटा दीजिए और एक गेंद की कीमत x रुपया। चलिए अब आपको सिर्फ इक्वेशन बनाना है इस क्वेश्चन के हिसाब से और फिर उसका ग्राफ खींचना है। तो क्या कर रहा है, 3 बैट और 6 गेंदे। तो बताइए एक बैट का कीमत है y रुपया, तो 3 बैट का कीमत कितना हो जाएगा, 3y रुपया। अब देखिए एक बॉल का कीमत कितना है, x रुपया। तो बताइए 6 गेंद का कीमत कितना होगा, 6x रुपया। अब देखिए जो कोच गया खरीदने, उसको बैट खरीदने में कुछ खर्चा, बॉल भी खरीदने में कुछ खर्चा हुआ और टोटल खर्चा उसका कितना हो गया, 3900 रुपया। तो यानी क्या, यह खर्चा और यह खर्चा जुट के ही तो वह टोटल खर्चा बता रहा है। जुटने का क्या है, जोड़। यह हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। अब अगला हम इक्वेशन बनाते हैं। तो वह पुनः क्या किया, एक बैट और 2 गेंद खरीदा 1300 में। तो एक बैट वो खरीदा, तो एक बैट का कीमत कितना हो जाएगा, y रुपया, प्लस 2 गेंद का कीमत कितना हो जाएगा, 2x, इसका टू क्या होगा, 1300। यह हो गया इक्वेशन 2। अब आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं, आपको छोटा सा यहाँ पे ट्रिक दिख रहा होगा, कुछ बच्चे देख पा रहे होंगे, कुछ बच्चे नहीं देख पा रहे होंगे। यह दोनों इक्वेशन क्या है, एक ही है। कैसे, यदि हम इस दोनों इक्वेशन में 2 से भाग दे दें, मान लीजिएगा 3 से भाग दे देंगे, तो यह इक्वेशन इसी के बराबर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 3 से भाग देने पर यह बनेगा y, यह बन जाएगा 2x और यह बन जाएगा 1300। हम जानते हैं यदि कोई इक्वेशन दिया रहे तो हम कोई भी आप क्रिया उसके दोनों पक्ष में कर सकते हैं। अगर जोड़ना है अपने मन से तो 3 दोनों साइड जोड़ सकते हैं, गुना करना है तो दोनों साइड कर सकते हैं, भाग करना है तो दोनों साइड कर सकते हैं। समझ जाइए, 2 बच्चा है, यदि आप एक को पीटिएगा तो आप दूसरे को भी पीटिए, नहीं तो दूसरा नाराज हो जाएगा। यदि आप एक को लड्डू दे रहे हैं तो दूसरे को भी दीजिए, नहीं तो दोनों में मतभेद हो जाएगा, तुमको दे रहा है हमको नहीं दे रहा। इसलिए यदि हम इसमें भाग दिए, इस साइड में भाग देते तो भाग देने पर हम देखते हैं क्या आया, y + 2x = 1300। तो वही तो मेरा इक्वेशन 2 है। यानी ये दोनों इक्वेशन क्या है, एक ही है। अब इसका ग्राफ खींचे तो आप समझ गए, यदि दोनों इक्वेशन सेम रहता है तो उसका ग्राफ क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाता है। इसका ग्राफ अपने से कोऑर्डिनेट बना के खींच लीजिएगा। पहले पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखिएगा, इस प्रकार 2 बॉक्स बनेगा, उसमें से x और y का अपने मन से वैल्यू सोचना है और अपने से कर लेना है। हम इस चीज को छोड़ देते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था, ठीक है। फिर उसके बाद 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। समझिएगा अच्छे से, इक्वेशन देखिए तेजी से कैसे बनता है। अब हम आपको ये सब नहीं लिखेंगे, माना कि 1 केजी अंगूर की कीमत इतना और 1 केजी सेब की कीमत इतना, वह चीज आप अपने से लिख लीजिएगा। 2 केजी सेब है और उसमें प्लस 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना है, 160 रुपया। 2 केजी सेब, केजी में छोड़ देते हैं, दोनों साइड यूनिट कट जाएगा और 1 केजी अंगूर का कीमत कितना आ रहा है मेरा, 160 रुपया। अब देखिए फिर से यहाँ पे चूंकि रुपया है, यहाँ पे यदि रुपया है तो यहाँ पे जो हम वेरिएबल टर्म सोचेंगे वो भी क्या चीज में होगा, रुपया में। मान लिया कि 1 केजी सेब का कीमत कितना है, x रुपया और 1 केजी अंगूर की कीमत है y रुपया। तो 2 केजी सेब का कीमत कितना हो जाएगा, 2x रुपया और 1 केजी अंगूर का हो जाएगा y रुपया, क्योंकि 1 केजी अंगूर का कीमत कितना है, y रुपया। अब इन दोनों खर्चों को जोड़ते हैं, दोनों कीमत को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 160 रुपया। तो यहाँ पे यूनिट अभी हम हटा देते हैं, सिंपल इसको इक्वेशन देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा कंडीशन क्या करता है, 4 मान लीजिएगा 1 महीने बाद 4 केजी सेब, यानी 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। यानी 4 केजी सेब का दाम कितना हो जाएगा, 4x रुपया
अब 2 kg हम लोग का हो जाएगा 2y हो गया, इसका रूट कितना हो जाएगा आपका 300। यह हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब आपको इसको सॉल्व करना है, इसको ग्राफ पेपर पर बना लीजिएगा। अब छोटा सा ट्रिक आपको बता देते हैं जो बनाने में आपको थोड़ा सा आसानी होगा। आपको ग्राफ पेपर पर यदि यूनिट ज़्यादा बड़ा बड़ा दिख रहा है तो आप पहला यह काम कर सकते हैं, वह जो ग्राफ का बॉक्स होता है उसको 1 यूनिट ना मानकर उसको 100 200 के करके मान सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे 100 200 300 इस टाइप का रहता तो आप यूनिट को जो मानिएगा 100 200 300 करके मानिएगा। एक बॉक्स को कितना मानना है 100, फिर दूसरा बॉक्स जैसे ये 100 हुआ, फिर यह 200 हुआ, इस टाइप से करके आपको मानना है। अगर आप यह नहीं कर सकते हैं तो आप एक काम करिए, दोनों से कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी 2 से कटेगा तो 2 से भाग दिया, मतलब इक्वेशन को कटा छटा के छोटा छोटा रखना है ताकि आपको ग्राफ बनाने में आसानी हो जाए। अगर कटाने पे भी यह यूनिट बड़ा आ रहा है तो आप बॉक्स का थोड़ा सा जो आप मानते हैं, जैसे यह 1 है यह 2 है तो यह 1 2 करके नहीं 100 200 करके मानिए, 50 100 करके मानिए, यानी 50 यूनिट बढ़ाइए। आपको जैसे अपना करना है अपना सुविधा के अनुसार बॉक्स को मान लीजिए।